जय हिंद। झारखंड के प्राचीन इतिहास। झारखंड प्राचीन काल से ही सघन वनों यानी घने जंगलों और पहाड़ियों से परिपूर्ण ये विंध्याचल पर्वत यानी एमपी के मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से लेकर के ये आपका रोहतास के कैमूर पहाड़ी तक, ये इसके बाद आपका झारखंड है। तो झारखंड इतने ये पहाड़ी से लैस है, घिरा हुआ है। यहां पर ये भारी भरकम जंगल होने के वजह से यहां टाइम पर इस पर अटैक हुए हैं और इसके सघन वनों घने जंगलों के वजह से यहां पर भारी संख्या में आदिम जनजाति को आने के लिए ये जो जमीन है, ये जो क्षेत्र है, वो प्रलोभन किया है। सबसे पहला जो छोटा नागपुर यानी झारखंड में बसने वाली जो जनजाति है वो है आपका असुर जनजाति। असुर के बाद खड़िया के बाद फिर बिरहोर। इन जनजातियों के बाद झारखंड में फिर कोरबा के बाद मुंडा, उरांव और हो। इन सभी के बसने के बाद फिर चेरो, खरवार, भूमिज तथा संथाल, इन सभी बारी बारी से जनजातियों ने झारखंड पर अपना आधिपत्य जमाया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे असुर जनजाति की। असुर जनजाति सबसे पुराने आदिम जनजाति है। ये झारखंड में बसने वाले सबसे प्राचीनतम आदिवासी में से एक है। ये आपके उत्तर वैदिक पीरियड से लेकर के ये आपके नवपाषाण से लेकर के उत्तर वैदिक काल तक रहे हैं। नवपाषाण जब पत्थरों का समय था, नवपाषाण यानी कि लगभग 5000 मानिए, 5000 से लेकर के 3000 के बीसी के बीच में से यहां से लेकर के उत्तर वैदिक काल यानी 600 बीसी तक इन्होंने यहां पर झारखंड में राज किया है। असुर जनजाति लोहा गला करके ये अपनी आजीविका को चलाया करते थे, अपने भरण पोषण किया करते थे लोहे को गला करके। असुरों के द्वारा बनाए गए असुरगढ़ आज भी इनका अवशेष यानी इनका प्रमाण मिलता है। असुर जनजाति ऐसा माना जाता है कि इनके अभी का जो वर्तमान जो जाति है उन्हें लोहार कहा गया है। ठीक है। असुर जनजाति सबसे पहले वैदिक आर्यों का विरोध करने वाले जनजाति में से एक है। वैदिक आर्यों का विरोध करने वाले असुर जनजाति। असुर जनजाति नवपाषाण काल से लेकर के उत्तर वैदिक के पाषाण काल तक ये इनका प्रमाण मिलता है। आगे पढ़ेंगे हम लोग खड़िया। आइए खड़िया के बारे में जानते हैं। वर्तमान में पश्चिम सिंहभूमि और मानभूमि में खड़िया जनजाति रहती है, लेकिन इन लोगों ने अपने सबसे पहले बस्ती का निर्माण दक्षिणी कोयल नदी के समीप में किए थे। उसके बाद ये इसके थोड़े से बगल में यहां पर है बीरू-कसलपुर में पोटा जगह है, वहां पर इन्होंने दूसरी बस्ती का निर्माण किया था जिसके साक्ष्य आज भी मौजूद हैं। कहा जाता है कि खड़िया जनजाति जो है शारीरिक रूप से इनका जो शारीरिक संरचना है वो द्रविड़ जाति से मैच करती है। द्रविड़ जाति भारत के साउथ वाले लोगों को कहा जाता है द्रविड़ जनजाति। तो ये जातियों से इन लोगों का मैच होता है। तो ये कहा जाता है कि ये आपके दक्षिण से यानी साउथ इंडिया से होते हुए दक्षिण के विंध्य पर्वत को पार करके यहां पर मतलब झारखंड में आए होंगे। खैर, खड़िया के बाद बिरहोर जनजाति भी असुर और खड़िया की तरह झारखंड में आके बसे। इसके बाद मुंडा जनजाति प्राचीन जनजातियों में से एक है। मुंडा जनजाति सबसे पहले समझिएगा, मुंडा जनजाति तिब्बत से भारत में आए थे। भारत के नॉर्दर्न साइड तिब्बत से भारत में आए थे। और जब ये आए थे तो सबसे पहले ये बिहार में रुक गए थे। और बिहार में जब ये रुके थे मुंडा जनजाति, बिहार में इनका सामना उराव, चेरो और खरवारों से हुआ। इन लोगों ने खदेड़ करके इन लोगों को भगा दिया। तो मुंडा जनजाति धीरे से वहां से घसक करके नीचे आ गया। नीचे कहां? यानी कि छोटा नागपुर में। उससे पहले कहां थे? बिहार में। तो जब ये छोटा नागपुर में आ गए तब इन्होंने क्या किया कि यहां पर
आने के बाद प्रथम सेंचुरी में फर्स्ट सेंचुरी में इन्होंने नागवंश का स्थापना में सहयोग करवाया। मुंडा जनजाति के बारे में यह कहा गया है कि ये जनजाति महाभारत के कौरव के सेना में भाग लिए थे और ये जरासंध के टाइम, मगध के राजा जरासंध के टाइम में, वही जरासंध जिसका बीच से जंघा पकड़ के फाड़ दिए थे भीम, और भीम उसको पकड़ के फाड़ के एक इधर और एक इधर भेज दिए थे। तो उस जरासंध के टीम में ये लोग काम किए थे, मुंडा जनजाति। तो खैर आगे मुंडा जनजाति आगे क्या होता है, जब ये रोहतास से यानी बिहार के रोहतास से जब इनको खदेड़ करके चेर और ये उरांव जनजाति इसको भगा रहे थे, उस समय मुंडा जनजाति का जो नेतृत्व करता थे वो थे आपके मदरा मुंडा मुंडाओं को लीड कर रहे थे। उसके बाद मदरा मुंडा के बाद यहां पर मदरा मुंडा ने एक नेता को घोषित किया, वो नेता थे सुतिया पाहन को यहां पर मुंडाओं को नेता घोषित किया और सुतिया पाहन ने इस क्षेत्र को यानी झारखंड क्षेत्र को सुतिया नागखंड का नाम दिया। सुतिया नागखंड नाम देने के बाद इन्होंने यहां पर नागवंश का स्थापना किया। तो नागवंश का स्थापना आपको फर्स्ट सेंचुरी में हुआ है और इस समय इन लोग का मदद मुंडा जाति ने जोर शोर से बहुत 90% इन्होंने अपना योगदान दिया था। अब मैं बात करूंगा उरांव जनजाति की। ठीक है, उरांव जनजाति का भाषा के आधार पर यह द्रविड़ जाति से इनका मेलजोल खाता है। जैसे उरांव का भाषा कुड़ुख और कन्नड़ से मेल खाता है। इस वजह से क्या है कि ये साउथ से आए हैं, ऐसा माना जाता है कि साउथ से आए। साउथ से होते हुए ये आपके रोहतास के पहाड़ी क्षेत्र में रहने लगे। रोहतास के पहाड़ी क्षेत्र यानी कैमूर की पहाड़ियों में रहने लगे। कैमूर के पहाड़ी रहने के बाद क्या होता है, ये अपने आप को खरख के वंशज मानते हैं। उरांव अपने आप को खरख के वंशज मानते हैं और इस वजह से इन्हें करुख कहलाए। इस वजह से उरांव को करुख कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए जब ये रोहतास में थे तब यहां पर इनका सामना चेरों और खरवारों से हुआ और चेरों और खरवारों के दबाव में आने के बाद उरांव जनजाति दो पार्ट में डिवाइड हो गया। पहली पार्ट कहां चला गया, तो दक्षिणी कोयल के राजमहल यानी कि लोहरदगा के साइड में, और उसके बाद ये लगे राजमहल में एक मलेर जनजाति जो इन्हीं के वंशज है यानी कि उरांव के वंशज राजमहल में मलेर जनजाति कहलाए। उसके बाद ये दक्षिणी एक और ये उत्तरी कोयल नदी की ओर चले जाते हैं, गुमला साइड में, ये गुमला साइड में यहां पर चले जाते हैं। इधर से आपका उत्तरी कोयल नदी है। तो उत्तरी कोयल नदी की ओर जब ये पलामू की ओर रुख करते हैं तो ये अपने आप को छोटा नागपुर खास में अपने आप को बसा ले। छोटा नागपुर खास में उरांव जनजाति बस के। अब बसने के बाद क्या होता है, यहां पर इनका दोस्ती मुंडा लोगों से बहुत अधिक हो जाता है। ऐसा उरांव के जनश्रुतियों के आधार पर कहा गया, यानी कि मुंहबोली बात है। ठीक है, तो यहां पर इनका कहना है उरांव जनजातियों का कि छोटा नागपुर खास में मुंडाओं ने उरांव को मांस खाने के लिए सिखाया, जबकि उरांव ने इन लोगों को हल जोतना और कृषि करना यानी खेती बाड़ी करना, धान वगैरह रोपना, गेहूं लगाना, इन सब के बारे में सिखाया है, खेती करने के बारे में सिखाया है। ठीक है, इसके बाद समझिए, लेकिन बाद में फिर क्या होता है कि कालांतर में यानी वही सब समय में उरांव के दबाव में आने के कारण मुंडा जनजाति धीरे धीरे पश्चिम की ओर साइड बसनी स्टार्ट कर दी। यानी ये जो साइड है ये पूरा पश्चिम साइड है। अब पलामू के क्षेत्र में चेरो, खरवार तथा कोल ये जनजाति निवास कर रही थी। पलामू क्षेत्र में कौन कौन, चेरो, खरवार तथा कोल ये जनजाति निवास कर रही थी। छोटा नागपुर में भूमिज, संथाल, भुइयां प्राचीन समय से ये जनजाति वहां पे रह रही थी। कहां पर, छोटा नागपुर में। देखिए मैं साउथ और नॉर्थ की बात नहीं कर रहा कि उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिण छोटा नागपुर। छोटा नागपुर, भूमिज, संथाल, भुइयां ये लंबे समय तक प्राचीन काल से ही ये लोग यहाँ पे रह रहे थे। भूमिज लोग मान भूमि में रह रहे थे। ये हो जो जनजाति है ये आपके सिंहभूमि में रह रहे हैं। भुइयां आपके पलामू में रह रहे हैं। भुइयां जनजाति कहाँ, पलामू में। देखिए हो जनजाति क्या है, हो जनजाति के भाषा के अनुसार और इनके परंपराओं के अनुसार हो जाति को मुंडाओं से सुमिलित करके देखा जाता है कि ये मुंडा जनजाति के हैं। तो आगे बात समझिए क्या होता है,
इसका मतलब ये है कि पश्चिमी सिंहभूमि से पहले यानी सिंहभूमि में रहने से पहले ये लोग हो जनजाति छोटा नागपुर खास में रहा करते थे। अब बहुलता की दृष्टि से देखते हैं, अगर बहुलता की दृष्टि से छोटा नागपुर में मुंडा जनजाति और उरांव जनजाति, ठीक है। पलामू में ब्रिजिया जनजाति, मानभूम में भूमि जनजाति और सिंहभू और हजारीबाग में हो जनजाति, ये लंबे समय से राज कर रहे थी बहुलता की दृष्टि से, यानी कि अधिक से अधिक जनसंख्या जिसके जहां जहां थी वो। अब कहता है पूर्व मध्यकाल में, यानी कि 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक, ये आपको पूर्व मध्यकाल कहलाता है। इस समय संथाल जनजाति जो है वो हजारीबाग में सबसे अधिक थी और पलामू में चेरो और खरवार। उसके बाद ब्रिटिश टाइम में संथाल जनजाति जो है वो ब्रिटिश संथाल परगना में रहने लगी। एक बार फ्लैशबैक से समझते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से छोटा नागपुर में मुंडा प्लस उरांव जनजाति और पलामू में ब्रिजिया जनजाति, मानभूम में भूमि जनजाति, सिंहभूमि प्लस हजारीबाग में हो जनजाति रह रही थी। क्लियर है? इससे पहले भी मैंने झारखंड के बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं, अगर आप नहीं देखे तो आप जाके चैनल में देख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।